हेलो स्टूडेंट्स, तो कल मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ रिएक्शंस बताए थे विद मैकेनिज्म। वीडियो नहीं देखा आपने तो मैं लिंक डाल दूंगी आई बटन में, आप देख लेना, ठीक है। तो आज थोड़े बहुत कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं उसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि आज वही पढ़ा देती हूँ। कल मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो कीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये क्या है कीटोन। इसका रिएक्शन जब हम ग्रीनार्ड रिएजेंट से कराते हैं RMgX से कराते हैं तो क्या बनता है आपका अल्कोहल CH3COH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर R आके जुड़ जाता है, जो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ये अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। मैकेनिज्म में मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ पर कीटोन से आपने अल्कोहल बना लिया विद द हेल्प ऑफ RMgX एंड हाइड्रोलिसिस के थ्रू, ठीक है। पहले प्रोसेस में RMgX अटैक करेगा, दूसरे में HCO+, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, कीटोन के कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपका एल्डिहाइड, आपका कीटोन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो कार्बन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से अटैच होते हैं तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो इस कार्बन के पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, जिसकी वजह से रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो इस पर अटैक करता है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कीटोन से रिएक्शन किया और अल्कोहल बन गया। तो अगर आपका रिएजेंट अगर में कोई बल्की ग्रुप हो या आपके कीटोन में कोई बल्की ग्रुप हो तो क्या रिएक्शन होगी? थिंक अबाउट इट। न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक कर रहा है ना। और आपका CH3C डबल बॉन्ड O ये है कीटोन, ओके। तो इसमें जो आप देख रहे हो कि ये जो कार्बन है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, यहाँ पर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडेशन है sp2। मतलब ये कि ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी। मतलब एक ही प्लेन में 2 डायमेंशनल प्लेन है अगर, तो एक ही प्लेन में कार्बन भी होगा और ये तीनों भी होंगे। एक जैसे मान सपोज दैट कि यहाँ पर बीच में कार्बन है, एक O यहाँ है, एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है, तो तीनों एक ही प्लेन में है, ठीक है, एक ही प्लेन में है, 2 डायमेंशनल प्लेन में। तो इस कीटोन का जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडेशन शो कर रहा है और प्लेनर ज्योमेट्री को शो करता है। तो जो अटैकिंग जो रिएजेंट होता है, अटैकिंग रिएजेंट कौन सा, जो सपोज दैट कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने लिया है, तो उसका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ से अटैक करेगा, वो तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि वो एक ट्राइगोनल प्लेन है, दोनों तरफ से इसको जगह मिल रहा है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो C डबल बॉन्ड O इस तरह से होगा, CH3 यहाँ होगा और एक CH3 यहाँ होगा, और ये एक ट्रायंगुलर प्लेन है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडेशन का एक प्लेनर स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, ट्राइगोनल प्लेन। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल जहां से आ रहा है रिएजेंट से, वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी इस कार्बन पर अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, पूरा उसको जगह मिला हुआ है, ठीक है। कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है, क्योंकि दोनों तरफ जगह इसको मिला हुआ है, कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। लेकिन अगर हम इस CH3 को हटा दें, यहाँ से इस CH3 को हटाकर यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप जोड़ दे, बल्की ग्रुप जैसे टर्सरी ग्रुप जोड़ दे, एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, टर्सरी ग्रुप जोड़ दे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हाइड्रोजन को हटा के टर्सरी ग्रुप जोड़ दे, तो क्या होगा, तो आपका इस तरह से, ठीक है। तो ये R मतलब क्या, CH3 काफी बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा और पूरा जो ये कार्बन जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये ले लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ये चारों तरफ से ये बल्की ग्रुप से घिर जाएगा, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है रिएजेंट से वो अटैक ही नहीं कर पाता है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। जब वो अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस लगने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ढक गया चारों तरफ से, तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा था वो आ ही नहीं पा रहा है। पहले केस में आ रहा था क्योंकि CH3 का छोटे छोटे ग्रुप थे, लेकिन अब बड़ा ग्रुप लगे, टर्सरी ग्रुप लग गया, जिसकी वजह से वो अटैक नहीं कर पा रहा है हिंड्रेंस की वजह से। तो वहां पर जो रिएक्शन होती है वो नहीं हो पाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से
जो न्यूक्लियोफाइल है जिस अटैक कर रहा है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, वो अटैक ही नहीं कर पाता है और रिएक्शंस वहां पर नहीं हो पाती है। रिएक्शन कब होगी? जब छोटे छोटे ग्रुप्स अटैच होंगे इस कार्बन से, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से, तब रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर बड़े बड़े ग्रुप अटैच हो गए, बड़े मतलब फैनल रिंग हो गया या आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, तो उस केस में इलेक्ट्रोफिलिक जो कार्बन होता है वो चारों तरफ से ढक जाता है और न्यूक्लियोफाइल्स पर अटैक नहीं कर पाता, दोनों ही तरफ से वहां पे हिंड्रेंस लगता है, तो वहां पे रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड में चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, हिंड्रेंस अगर लग रहा है तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी घट जाती है, वहां पे रिएक्शन होता ही नहीं है। ये तो हो गया कार्बोनिल कंपाउंड का केस। लेकिन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर हिंड्रेंस लगे तो क्यों उसमें नहीं लग सकता? उसमें भी लग सकता है, क्योंकि हम RMgX ले रहे हैं ना, RMgX। तो R यहाँ पे क्या है? एल्किल ग्रुप है। एल्किल पे आप टर्सरी एल्किल ग्रुप भी ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? ऑफ कोर्स ले सकते हो। ये MgX ये भी तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो यहाँ पर तो आपका बल्कि ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल निकलेगा वो अटैक करेगा आराम से। लेकिन इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, ये बड़ा सा ग्रुप क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज। तो ये अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इन CH3 के हिंड्रेंस की वजह से वो घिरा हुआ है चारों तरफ से। CH3 यहाँ पर, CH3 यहाँ पर, CH3 यहाँ पर, और ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो अगर हिंड्रेंस होगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, वो अटैक ही नहीं कर पाएगा किसी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, क्योंकि चारों तरफ से उसको CH3 ने घेर दिया है। तो अगर रिएजेंट में हिंड्रेंस है तब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी घट जाती है। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में हिंड्रेंस है तब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी घट जाती है। कहने का सेंस ये कि अगर रिएजेंट में स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, ठीक है, तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है कार्बोनिल कंपाउंड पे, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी घट जाती है। और अगर कार्बोनिल कंपाउंड में हिंड्रेंस लग रहा है तब भी वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी वहां पर भी घट जाएगी या तो होगी ही नहीं। ठीक है, अब इस चीज को जो मैं कह रही हूँ उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? ये जो बड़ा सा कंपाउंड देख रहे हैं ये क्या है? इसको देख के घबराना नहीं है। इस पे फंक्शनल ग्रुप को ढूंढिए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH3, यहाँ पर भी कार्बन है, मतलब कीटोन है। ये क्या है? कीटोन है। ये क्या है? CH3 यहाँ पर है, CH यहाँ पर C डबल बॉन्ड, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, और यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और यहाँ पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। CH3C, CH3, CH3 MgX, CH3 MgBr, और दूसरे स्टेप में क्या है? हाइड्रोलिसिस हो रही है। आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। कीटोन है, इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है, ये तो आपको पता है। लेकिन वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपका न्यूक्लियोफाइल करता है। लेकिन यहाँ पर जो कीटोन है उस पर जरा ध्यान देंगे कि ये जो कीटोन है आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को डेवलप करता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, ये आपका नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल निकालता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमेशा याद रखिएगा, और आपका इधर ये अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। तो क्या वो आराम से अटैक कर सकता है? ये तो छोटा है, आराम से अटैक कर सकता है। लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडेशन है, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, तो 2 तरफ से इसको जगह मिल सकती है। तो एक तरफ तो छोटा ग्रुप है, लेकिन एक तरफ इतना बड़ा हिंड्रेंस है ना, वो भी इतना बड़ा हिंड्रेंस है कि इसकी छोटी छोटी को और ये दबा दे रहा है। थोड़ा छोटा होता तो चल जाता, लेकिन वो इतना बड़ा है, फेनिल ग्रुप है और ये CH3 अटैच है, जिसकी वजह से ये आपका हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को ये क्या कर रहा है? ढक दे रहा है, हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से CH3 अटैक ही नहीं कर पाता है। दूसरा रीजन क्या है कि ये जो प्लस चार्ज यहाँ पर आ रहा है वो इस रिंग पर डीलोकलाइज होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। पहले केस में क्या था? हिंड्रेंस था, ठीक है। दूसरा पहला फैक्टर मैंने आपको बताया कि हिंड्रेंस लगेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। दूसरा फैक्टर यहाँ पर क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के साथ क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है, होगा ना, क्योंकि यहाँ पर आपका इधर एक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड होता है। तो क्या होगा कि इससे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जब घर पर ही अवेलेबल है तो ये बाहर से क्यों लेगा? जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बगल वाला ही पूरा कर दे रहा है तो ये किसी रिएजेंट से क्यों लेगा? ठीक है, अपने वाले ही पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा ना?
तो ओवरऑल कहने का सेंस ये कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन का, ये पूरे रिंग पर डीलोकलाइज होगा और स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी कम होने का मतलब प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी रेजोनेंस की वजह से और हिंड्रेंस की वजह से भी। हिंड्रेंस की वजह से भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पा रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ गई ना। दूसरा फैक्टर रेजोनेंस भी लग रहा है, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, रिंग पे पूरा घूमेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका दो फैक्टर लग रहा है जिसकी वजह से नो रिएक्शन होता ही नहीं है। REACTION। तो इस केस में आपका रिएक्शन ही नहीं होगा। तो इसका आंसर लिखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, दूसरा यहाँ पर बड़ा सा बल्कि ग्रुप अटैच है। देखो CH3 काफी बल्कि ग्रुप अटैच है तो यहाँ पे रिएक्शन हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ से आपका अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एक तरफ चूंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है तो एक तरफ तो जगह खाली है ना, दूसरी तरफ हिंड्रेंस है तो नहीं, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जा रही है। आप ये सोचोगे ना प्लेनर स्ट्रक्चर है भाई, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ एक ग्रुप है, तो यहाँ से अगर हिंड्रेंस लग रहा है तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो जगह खाली है ना, CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है ना, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है इस पॉजिटिव चार्ज की, क्योंकि ये रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है। जब रिंग में डीलोकलाइज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इस केस में आपका रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, दो फैक्टर से आपने यहाँ पे समझ लिया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आप देखें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है, एक बहुत बड़ा सा बल्कि ग्रुप है। यहाँ पर भी एक बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर भी एक बल्कि ग्रुप है, रिएजेंट में भी बल्कि ग्रुप है, रिएक्टेंट में भी बल्कि ग्रुप है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट होगा, तो ऑलरेडी इसमें बल्कि ग्रुप है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा इस पे तो कर ही नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर बल्कि ग्रुप होने की वजह से हिंड्रेंस लगता है और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे वो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाता है। एक तो ये रीजन फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये कि ऑलरेडी इसमें भी तो यहाँ पर हिंड्रेंस लग रहा है ना, यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं लग रहा था लेकिन वो अटैक कर रहा था, इसकी वजह से वो स्टेबलाइज हो गया C+, तो वहां पर इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। हाँ, और आपका यहाँ पे हिंड्रेंस भी लग रहा है और रिएक्टिविटी भी कम हो गई। लेकिन इस केस में आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसमें भी हिंड्रेंस लग रहा है, उसमें हिंड्रेंस लगने की वजह से जगह ही नहीं मिल पा रहा है कि वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करे। चारों तरफ से CH3 ने C नेगेटिव को घेर लिया है, इसके हिंड्रेंस लग रहा है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक ही नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। तो जब भी बल्कि ग्रुप अटैच हो आपका रिएजेंट में या आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स में, तो वहां पे रिएक्शंस नहीं होता है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे वो आपका रिएक्टेंट में हो चाहे वो रिएजेंट में हो। इस केस में तो दोनों में ही है, लेकिन इस केस में केवल रिएक्टेंट में है। लेकिन अगर हम आपका सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं RC डबल बॉन्ड OR, ये तो सिंपल है, इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है, और इसका रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा देते हैं, RMgX से कराते हैं, दूसरे स्टेप पे इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O+ के प्रेजेंट में। ठीक है, इसको H+H2 लिखो या H3O+ लिखो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आराम से आपका रिएक्शन होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो यहाँ पर आपका आराम से रिएक्शन हो जाएगा और साथ में आपका क्या बनेगा, MgX2। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेती हूँ RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं फर्स्ट स्टेप में आपका लेते हैं RLi, ठीक है, और दूसरे केस में हम लेते हैं हाइड्रोलिसिस, मतलब H3H+H2O ये लेते हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जब हम लेते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए, जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये मेटल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करता है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है। बहुत ही आसान अटैक करना, क्योंकि कोई भी हिंड्रेंस यहाँ पे नहीं है। तो जब अटैक कर लेता है तो उस केस में क्या बनता है आपका RCO नेगेटिव, और यहाँ पर R, और यहाँ से जुड़ जाता है आपका R। ठीक है, साथ में आपका जो Li है वो Li इसके पास आकर जुड़ जाता है, कहाँ पर, O नेगेटिव के पास आकर। अब सेकेंड स्टेप में आप क्या करा रहे हो, इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हो ना,
हाइड्रोलिसिस मतलब H+ और H2O का रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि यहाँ से ये ब्रेक कट जाता है, O नेगेटिव के पास H+ चला जाता है रिएजेंट का, और आपका RCOH बन जाता है, और R और नीचे R हो जाता है। मतलब क्या बन गया, आपका टर्सरी अल्कोहल बन गया। तो कीटोन से अल्कोहल कैसे बना, आर्गेनोलिथियम कंपाउंड से भी आप अल्कोहल बना सकते हो। तो यही रिएक्शन आपका फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल अगर आपके चैप्टर में है, अगर आपके बुक में है, तो वहां पर भी ये काम करेगा। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कीटोन में भी ये रिएक्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से आपने न्यूक्लियोफाइल निकाला, वो न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक किया और ये बना। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराया आपने इसका, और ये क्या बन गया, अल्कोहल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और ये जो है टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, रेगुलर एग्जाम में, साथ ही आपका आता है कंपटीशन के एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन भी आता है इससे, और ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आपको 2 कार्बोनिल कंपाउंड दे देगा, मतलब एक एल्डिहाइड दे देगा और एक कीटोन दे देगा, ठीक है। और पूछेगा कि इन दोनों में से आपको रिएजेंट भी दे देगा, और बोलेगा कि कौन फास्टली रिएक्शन करेगा उसके साथ, कौन किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी मैं क्वेश्चन आपको दूंगी अच्छे से, ठीक है। अभी घबराना नहीं है, आप समझिए पहले, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, कीटोन से ज्यादा होती है। किसके रिस्पेक्ट में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस चीज को याद रखिएगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है। क्यों होती है, चलिए वो देख लेते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो आपका एग्जांपल लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कीटोन का, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या है, कीटोन है। ये क्या है, एल्डिहाइड, ये क्या है, कीटोन। अब पूछ रहा है कि इन दोनों में HCN से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। HCN मतलब क्या, Cn पर नेगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो एक यहां पर करेगा और एक यहां पर करेगा। सपोज दैट कि 2 आपके कंपाउंड है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, और आपने जो रिएजेंट लिया है वो HCl लिया है, तो ये न्यूक्लियोफाइल बनाएगा ना Cn-। तो अब पूछ रहा है कि Cn- न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, जाकर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर जुड़ेगा। तो इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब कि कौन सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये वाला कार्बन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा कि ये वाला कार्बन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। जो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा वही Cn से जाके जुड़ेगा, ठीक है। जो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा उसी से ही Cn जाकर जुड़ेगा, यही ना मतलब, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं बात कि यहाँ पर जो है एल्डिहाइड में, एक तो इसका यहाँ पर देखिए कि यहाँ प्लस I ग्रुप अटैच है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये इधर जाएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये क्या कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ये CH3 स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, रिएक्टिविटी को कम कर रहा है। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे 2 प्लस I ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी इससे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस I है और यहाँ पर 2 प्लस I है ना। यहाँ पे 1 प्लस I, यहाँ पे 2 प्लस I, तो ज्यादा प्लस I यहाँ पर है, तो इसकी स्टेबिलिटी, इस C+ इलेक्ट्रोफाइल की स्टेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा होगी। सब मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल चैप्टर में पढ़ाया है। तो ज्यादा प्लस I ग्रुप अटैच होता है तो उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब रिएक्टिविटी का कम होना, इसका मतलब कि इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। दिस इज फर्स्ट फैक्टर, दिस इज वन फैक्टर कि आपका कीटोन में 2 प्लस I ग्रुप अटैच होता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की। किसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोफाइल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में जो प्लस चार्ज है, ये जो नेगेटिव आ रहा है, इसको कम करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इस वाले केस में देखेंगे तो यहाँ पे प्लस I1 है, इसकी तुलना में 1 है, 1 कम है, मतलब इससे इसकी स्टेबिलिटी कम होगी लेकिन रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इससे, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का बात हो रहा है, रिएक्टिविटी का बात हो रहा है, रिलेटिव रिएक्टिविटी
स्टेबिलिटी नहीं, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको रिएक्टिविटी बताना है, स्टेबिलिटी नहीं बताना है। यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल बनेगा, C+ ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 2+I ग्रुप अटैच है। यहाँ पर C+ कम स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे 1+I ग्रुप अटैच है। तो आपकी रिएक्टिविटी फिर किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम हो जाएगी। अब CN जो है वो इससे जाकर आराम से जुड़ सकता है, इससे जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, लेकिन बाद में जुड़ेगा। इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। एक फैक्टर ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा फैक्टर ये है कि यहाँ पर जो CH3 ग्रुप अटैच है वो बल्कि ग्रुप्स होते हैं। जो ये बल्कि ग्रुप्स होते हैं ये C+ को क्या करते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर में घेरे रहते हैं, क्योंकि प्लेनर होगा ना, sp2 हाइब्रिडेशन शो करेगा, ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडेशन को शो करेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, जिसकी वजह से जो दोनों CH3 होते हैं उसको घेरे रहते हैं चारों तरफ से, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का एडिशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। होगा रिएक्शन, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा कठिनाई आएगी, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, लेकिन इस केस में देखें तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इसकी तुलना में कम है, क्योंकि एक ही CH3 ग्रुप है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो एक ही बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप है, तो उस केस में भी इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। फैक्टर नंबर 2। फैक्टर नंबर 1 में मैंने आपको इंडक्टिव फैक्टर समझाया कि क्यों रिएक्टिविटी इसकी कम होती है और क्यों इसकी ज्यादा होती है। दूसरा फैक्टर मैंने आपको लिया स्टेरिक हिंड्रेंस का। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम लग रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर लेता है, तो इसकी रिएक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। 2 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि क्यों एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला मैंने इंडक्टिव फैक्टर समझाया, दूसरा मैंने आपको स्टेरिक हिंड्रेंस से समझाया। एक और फैक्टर भी वहां लगता है, देखो वो चीज मैं आपको बताना भूल गई, ठीक है। चलो देखते हैं, 2 फैक्टर तो मैंने बता ही दिया आपको, एक और फैक्टर भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल सा फैक्टर है, कोई भी कठिन फैक्टर नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये क्या है, कीटोन है, ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक पहला फैक्टर मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट फैक्टर मैंने आपको बताया इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। पहला फैक्टर मैंने आपको बताया इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। दूसरा फैक्टर मैंने क्या बताया आपको, हिंड्रेंस। दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तीसरा फैक्टर यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, ठीक है। कहने का मतलब ये कि आपने यहां देखा कि जो एसिटाल्डिहाइड है, जो एल्डिहाइड है, इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इंडक्टिव फैक्टर समझिए तो यहाँ पर एक ही +I ग्रुप अटैच है, एक ही +I है, ठीक है। +I जो है आपका 1 है, ठीक है। यहाँ पर +I कितना अटैच है, 2 अटैच है, 2+I ग्रुप अटैच है, यहाँ पर 1+I ग्रुप अटैच है। तो जितना ज्यादा +I ग्रुप अटैच होता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो प्लस चार्ज की डेंसिटी कम हो जाती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन रिएक्टिविटी कम हो जाती है। आपको पढ़ना है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि +I ग्रुप ज्यादा अटैच है। यहाँ पर क्या है कि आपका +I ग्रुप कम अटैच है, स्टेबिलिटी कम होती है, रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। तो ये इंडक्टिव फैक्टर हो गया। स्टेरिक हिंड्रेंस से यहाँ पर 2 बल्कि ग्रुप अटैच होते हैं, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होता है NU- वो अटैक नहीं कर पाता है इस पे, लेकिन यहाँ पर एक ही बल्कि ग्रुप है, एल्डिहाइड में एक H है, तो वो आराम से एक साइड से अटैक कर लेता है न्यूक्लियोफाइल। तो उस केस में भी इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी कीटोन की कम हो जाती है स्टेरिक हिंड्रेंस की तुलना में, और स्टेरिक हिंड्रेंस से और एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। तीसरा फैक्टर है कार्बोकेटायन का। आप यहाँ देखेंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बन रहा है, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है एल्डिहाइड का, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है ना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है और रिएक्टिविटी कम होती है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर 3 फैक्टर से आपने ये देखा कि रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की क्यों ज्यादा होती है कीटोन से। 3 फैक्टर यहाँ पे लगा, इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। इन तीनों फैक्टर से आपने ये पता किया कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, किसके रिस्पेक्ट में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन
रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप ये तीनों ही फैक्टर बता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन टुवर्ड्स HCl। HCl मतलब क्या कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, Cl माइनस का अटैक होगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स दिए हुए हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट दिया हुआ है, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर कीटोन है, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड है। आपको बताना है कि रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड बताना है टुवर्ड्स HCl, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड और ये कीटोन है। तो कीटोन जो होता है सबसे कम होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, प्लस इफेक्ट ज्यादा है इसमें, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, तीनों इफेक्ट यहाँ पर लगेगा। तो कीटोन की जो रिएक्टिविटी होगी HCl के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो उसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों की बात करें, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसमें क्या है, एक CH3 ग्रुप अटैच है और इसमें 0 CH3 ग्रुप अटैच है। यहाँ पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर खोलकर बनाते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटाल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक प्लस आई ग्रुप अटैच है और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई भी प्लस आई ग्रुप अटैच नहीं है। यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी इसकी कम होगी तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी एसिटाल्डिहाइड से ज्यादा होती है लेकिन स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच है, प्लस आई ग्रुप जो इसके प्लस चार्ज की डेंसिटी को कम कर रहा है, तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। यहाँ पर एक भी प्लस आई ग्रुप अटैच नहीं है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी नहीं लेकिन रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हिंड्रेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लग रहा है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल, कोई भी मतलब यहाँ पे कौन सा लिया गया, Cn माइनस, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर इजिली अटैक नहीं कर पाएगा जितना कि इस पर इजिली अटैक करेगा, ठीक है। मतलब अगर इस तरह से मैं अच्छे से बनाकर आपको समझाऊं तो ये आपका C डबल बॉन्ड O है, ये H है, ये H है। ये Cn माइनस जो होगा वो इजिली इस कार्बन पर अटैक कर पाएगा दोनों तरफ से, यहां से नहीं, कहां से, इधर से या तो इधर से Cn माइनस अटैक कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही CH3 ग्रुप आ जाएगा, एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा तो हिंड्रेंस लगने लगा, तो ये एरिया ब्लॉक हो जाता है और यहाँ से ही ये रिएक्टिविटी कर पाता है, रिएक्शन कर पाता है, ये न्यूक्लियोफाइल यहीं से अटैक करेगा। तो इसकी एसिटाल्डिहाइड की रिएक्टिविटी बेंजल्डिहाइड से क्या हो गई, कम हो गई। H था तो दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा था, मतलब क्या, रिएक्टिविटी बढ़ गई। और एक CH3 आ गया H को हटाकर, तो एक ही तरफ से रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टिविटी घट गई। तो एसिटाल्डिहाइड के केस में मैंने आपको क्या क्या बताया कि एक तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है एसिटाल्डिहाइड में, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। दूसरा प्लस आई इफेक्ट है, इस वजह से रिएक्टिविटी कम हो गई, ठीक है। अच्छा, और कार्बोकेटायन की बात करें तो जो आपका एसिटाल्डिहाइड है ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और आपका जो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड ये कौन सा कार्बोकेटायन है, या प्लस चार्ज आएगा तो ये मिथाइल कार्बोकेटायन हो जाएगा। मिथाइल कार्बोकेटायन लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। दोनों ही फैक्टर वहां पे, तीनों ही फैक्टर आपके लगेंगे। तो उस केस में आपका एसिटाल्डिहाइड जो होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है देन फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर एसिटाल्डिहाइड की, फिर कीटोन की। किसके रिस्पेक्ट में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिस्पेक्ट में। और कौन सा रिएजेंट लिया गया यहाँ पे, HCN, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे तेजी से Cn माइनस इसके साथ जुड़ेगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा इसमें होता है, फॉर्मेल्डिहाइड में, फिर एसिटाल्डिहाइड में, फिर कीटोन में रिएक्टिविटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।